हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। रासायनिक नियंत्रण व समन्वय के पार्ट 3 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम दो हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की बात कर रहे थे। कौन से हार्मोन की बात कर रहे थे बच्चों? ग्लूकागॉन और इंसुलिन। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इसके बारे में क्या लिखा था? हमने ये कहा था कि ग्लूकागॉन जो है वो रुधिर में क्या करता है? ग्लूकागॉन का कार्य था रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कौन बढ़ाता था? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा और इंसुलिन जो है बच्चों वो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। बिल्कुल सही, रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कौन घटाता है? इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर क्या करता है? रुधिर का स्तर बढ़ाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। है ना भाई? हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना। तो ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। और इंसुलिन जो है बच्चों वो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम करेगा, और क्योंकि वो कम करेगा इसलिए उसे क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा और इंसुलिन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम करेगा। यानी ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, अब सवाल है कैसे? ऐसा ग्लूकागॉन क्या करेगा कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए? ऐसा इंसुलिन क्या करेगा कि रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम हो? ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चों। अब हमने क्या किया, इधर ध्यान देंगे। मैंने यहां पर ले लिया ग्लूकागॉन। ठीक है बच्चों, आओ, हां, यहां पर मैंने ले लिया ग्लूकागॉन हार्मोन, यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्रक्रियाओं के नाम लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनेंगे। हां, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, हां, फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हां, फिर ग्लूकोनियोजेनेस। एक सेकेंड बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ये 3 नाम लिखे हैं, बिल्कुल सही। क्या है सर ये? सुनेंगे एक एक करके। अब ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण या ग्लाइकोजन संश्लेषण। है ना भाई? क्या मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजन है, जेनेसिस का मतलब है संश्लेषण। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा ग्लाइकोजन का अपघटन। हां, ग्लाइकोजन का अपघटन
क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब अपघटन। तो ग्लाइकोजन का अपघटन किस में होगा? ग्लाइकोजन का अपघटन ग्लूकोज में होगा, उसे कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है। और तीसरी प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है बच्चों, मैंने आपके लिए अब 3 चीजें बताई हैं, ये तीनों टर्म्स सुन लेंगे क्या मतलब है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का संश्लेषण, और ग्लाइकोजन का संश्लेषण किससे होगा? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, उसे कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का अपघटन, और ग्लाइकोजन का अपघटन मतलब ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। और तीसरी प्रक्रिया है बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब जो गैर कार्बोहाइड्रेट्स अणु हैं, गैर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अमीनो अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, ग्लिसरॉल है, इन गैर कार्बोहाइड्रेट अणुओं से यदि ग्लूकोज का निर्माण होगा तो उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ये टर्म समझ आ गए ना आपको? ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लूकोज से ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का अपघटन, ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और गैर कार्बोहाइड्रेट्स यदि ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं? हां, अब लॉजिकली सोचेंगे, बहुत आसान है। ग्लूकागॉन क्या करेगा भाई? ग्लूकागॉन का काम है रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना, है ना? अगर हमारे रुधिर में ग्लूकोज कम हो गया है, हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और ग्लूकोज की मात्रा कौन बढ़ाएगा? ग्लूकागॉन। सवाल है कैसे? ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना है तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन का अपघटन प्रेरित करेगा। पेशियों में ग्लाइकोजन का अपघटन, एडिपोज ऊतकों में, हां, ग्लाइकोजन का अपघटन होगा। ग्लाइकोजन के अपघटन से ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब ग्लूकागॉन क्या करेगा भाई? 2 प्रक्रियाओं का प्रेरण करेगा, है ना? ग्लूकागॉन किसे प्रेरित कर रहा है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करेगा। इन दोनों के द्वारा ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है ना? ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। गैर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। अब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन तो तब काम करेगा जब रुधिर में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाए। भाई ग्लूकोज का संतुलन बनना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज भी हानि पहुंचाता है ना? तो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज का स्तर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और ग्लूकोज का स्तर कम कौन करेगा? इंसुलिन। कैसे? वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में प्रेरित करेगा। हां, इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज से जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में प्रेरित करेगा। अतिरिक्त ग्लूकोज को बोलेगा भाई तू ग्लाइकोजन बना और रुधिर में अपनी मात्रा कम कर। तो इंसुलिन किसे प्रेरित करेगा बच्चों? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब एक चीज और मैंने नहीं बताई है, यहां पर वो जगह नहीं थी, ठीक है? अब तो इंसुलिन बच्चों किसको प्रेरित कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस को।
और ग्लूकागॉन किसे प्रेरित कर रहा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इन दोनों प्रक्रियाओं से ग्लूकागॉन ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहा है और इंसुलिन किसको? ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करके ग्लूकोज का स्तर कम कर रहा है। एक और चीज, एक और चीज मैं यहां पर इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या करेगा? GLUT4, ठीक है भाई। इंसुलिन के बारे में मैंने एक पॉइंट और क्या लिखा है? GLUT4, GLUT4 को कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये GLUT4 को क्या करता है? प्रेरित। सर ये क्या है? ये तीन प्रक्रियाएं तो समझ आ गई। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन के अपघटन और गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के निर्माण, इन दोनों प्रक्रियाओं को प्रेरित करके ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करेगा ताकि ग्लूकोज का स्तर कम हो सके, और किसको प्रेरित करेगा? GLUT4 को प्रेरित करेगा। कैसे? अभी सुनो। ये GLUT4 क्या है? ठीक है बच्चों, ये GLUT4 एक प्रोटीन है। GLUT4 क्या है बच्चों? ये एक प्रोटीन है जो कोशिका की झिल्ली पर है। ठीक है, मतलब ये मैंने कहा बच्चों कोशिका 1, कोशिका 2 और यहां पर ये रुधिर है। ठीक है, और ये हमारे पास GLUT4 है। क्या है भाई? GLUT4। तो GLUT4 क्या है बच्चों? ये एक प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है जो कहां पर मौजूद है? कोशिका की सतह पर या झिल्ली पर। कोशिका की सतह या झिल्ली पर ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है? जो क्या करेगा? रुधिर में जो ग्लूकोज है, रुधिर में जो ग्लूकोज है उसे कोशिका में स्थानांतरित करेगा, है ना। रुधिर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, रुधिर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को कोशिका में स्थानांतरित करने वाला प्रोटीन GLUT4 है। तो इंसुलिन क्या करेगा? इस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा। यह प्रोटीन सक्रिय हो गया तो क्या करेगा? यह प्रोटीन सक्रिय होने पर रुधिर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको कोशिका में स्थानांतरित करेगा। तो रुधिर में ग्लूकोज को कोशिका में स्थानांतरित कर रहा है, तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम हो गया ना। तो ये कौन प्रेरित करेगा? इंसुलिन। तो GLUT4 क्या है भाई? कोशिका की सतह पर उपस्थित प्रोटीन जो रुधिर से ग्लूकोज को कोशिका के भीतर स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। GLUT4 क्या है? GLUT4 हमारे कोशिका या ऊतकों की सतह पर एक प्रोटीन है जो रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज को कोशिका में प्रवेश करवाता है, और ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करेगा तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कोशिका में ग्लूकोज जाकर उनको ऊर्जा भी देगा।
तो क्लियर बच्चों, क्या चीज बताइए। देखो, हम बात कर रहे थे ग्लूकागॉन और इंसुलिन की। किसकी बात हो रही है भाई? ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन कौन कौन सी प्रक्रियाओं को प्रेरित कर रहा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहा है। और इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस और GLUT4 को प्रेरित करता है और इंसुलिन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। एक और चीज याद रखिएगा बच्चों, ग्लूकागॉन किस पर काम करता है? ग्लूकागॉन प्रमुख रूप से काम करता है बच्चों लिवर और एडिपोस ऊतकों पर। और इंसुलिन जो है वो लिवर, एडिपोज ऊतक और पेशियों पर, है ना भाई। ये हार्मोन्स काम कहां करेंगे, ये हार्मोन्स क्या करेंगे वो तो हमने देख लिया, कैसे करेंगे वो भी देख लिया। ये ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा इन प्रक्रियाओं को प्रेरित करके। इंसुलिन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम करेंगे इस प्रक्रिया को और इस प्रोटीन को प्रेरित करके, ये तो देख लिया। लेकिन कहां पर, कौन से अंगों पर काम करेंगे? तो ग्लूकागॉन यकृत और एडिपोज ऊतकों पर काम करता है। ये एडिपोज ऊतक बच्चों जहां पे चर्बी स्टोर होती है ना, चर्बी वसा, हां, ये कूल्हे वाले क्षेत्र में, कमर वाले क्षेत्र में, जहां पर चर्बी जिसे अपन कहते हैं वो, तो हमारे कमर वाले क्षेत्र में, कूल्हे क्षेत्र में एडिपोज ऊतक पाए जाते हैं जहां पर वसा का संचय होता है। हां, वहां पर ग्लूकागॉन काम करेगा। एडिपोज ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम संयोजी ऊतक और जंतु ऊतक पढ़ेंगे तब, है ना। और इंसुलिन किस पर काम करेगा भाई? लिवर पे, एडिपोज ऊतक और पेशियों पर। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी काम करेंगे और कौन कौन सी प्रक्रियाओं को प्रेरित करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, चलें आगे। GLUT4 क्लियर है, प्रोटीन, हां। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है भाई, किसकी कमी, क्या है? हां भाई, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी होने पर, बिल्कुल सही, कौन सा रोग? डायबिटीज मेलाइटस, है ना। इंसुलिन की कमी हो जाने पर कौन सा रोग देखा जाएगा भाई? डायबिटीज मेलाइटस देखा जाएगा, मधुमेह की बीमारी, बिल्कुल सही। अब ये क्या है? इंसुलिन की कमी पे डायबिटीज मेलाइटस नामक रोग का क्या मतलब है? सुनो, अब डायबिटीज मेलाइटस दो तरह की होती है बच्चों। हां, दो तरह की, क्या मतलब? एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1, टाइप 2, हां, इसका नाम क्या है भाई? ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। क्या मतलब अभी बताते हैं बच्चों। हमें पता है इंसुलिन की कमी, बिल्कुल, इंसुलिन की कमी के कारण जो डायबिटीज है वो डायबिटीज मेलाइटस है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है बच्चों? सुनो, टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। हां, टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन नहीं बनता तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज कौन से टाइप की? टाइप 1। ये डायबिटीज, सुनो, दो चीजें, इस डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, है ना। इस डायबिटीज को क्या कहते हैं? जुवेनाइल, मतलब ये बचपन से देखी जाती है, आनुवांशिकता के आधार पर। हां, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सुनो,
जुवेनाइल तो है कि ये शुरुआत में ही देखी जाती है, बट सुनो कारण क्या है। कारण ये है बच्चों कि ये टाइप 1 डायबिटीज एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। क्या है भाई? स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज। ये भाई प्रतिरक्षा अच्छी चीज है खराब चीज है? प्रतिरक्षा तो अच्छी चीज है। प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा तंत्र है क्योंकि वो हमारा बचाव करता है, संक्रमण से लड़ता है, रोग जनक से लड़ता है। इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रतिरक्षा तो स्ट्रांग होनी चाहिए। हां, लेकिन स्व प्रतिरक्षा में क्या होता है? स्व प्रतिरक्षा में हमारे ही प्रतिरक्षक, हमारी ही एंटीबॉडीज हमारे ही खिलाफ काम करती है। हां भाई, प्रतिरक्षा तंत्र तो क्या करता है? पराई चीजों के विरुद्ध काम करता है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध काम करता है, संक्रमण से लड़ने में काम करता है। लेकिन स्व प्रतिरक्षा रोग में हमारा ही प्रतिरक्षक तंत्र, हमारी ही प्रतिरक्षक या एंटीबॉडीज हमारे ही अंगों को नुकसान पहुंचाती है आनुवांशिक कारणों से। ठीक है, तो स्व प्रतिरक्षा रोग में हमारी ही एंटीबॉडीज हमारे ही बीटा सेल्स को नष्ट कर देती है, हमारी ही प्रतिरक्षक हमारे ही बीटा सेल्स को नष्ट कर देती है। ये बहुत सारे स्व प्रतिरक्षक रोग आएंगे आगे बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे और इम्यून सिस्टम में भी पढ़ेंगे। बट स्व प्रतिरक्षक रोग का मैंने एक सिंपल सा मतलब बताया है, जब हमारे ही प्रतिरक्षक, हमारी ही एंटीबॉडीज हमारे ही अंगों को नुकसान पहुंचा दें, हमारे ही उत्तकों को नष्ट कर दें, तो स्व प्रतिरक्षक रोग। ऐसा आनुवांशिक कारणों से होता है, जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है, तो वो जीन खराब होकर हम ऐसी एंटीबॉडीज बनाती हैं जो हमारे ही उत्तक और अंगों को नष्ट कर देती है। ठीक है भाई, तो वो कौन सी डायबिटीज हो गई? टाइप 1। तो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन पर निर्भर है, इसमें बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं, इंसुलिन नहीं बनता, और एक स्व प्रतिरक्षा रोग है, हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं। फिर आती है टाइप 2 डायबिटीज, जो कॉमन देखी जाती है। हां, वो जो है ना मोटापे के कारण जो डायबिटीज होती है, जो लाइफस्टाइल के कारण, मोटापे के कारण जो डायबिटीज है, वो टाइप 2। ठीक है, इसका कारण क्या है भाई? इसका प्रमुख कारण है मोटापा। मोटापा जिसे क्या कहते हैं? ओबेसिटी। क्यों? इसमें बीटा सेल्स काम करते हैं, इंसुलिन भी बनता है। हां, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन बनता है, लेकिन इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन को काम करने के लिए कोशिका की सतह पर ग्राही चाहिए। बताया था पहली क्लास में, इस चैप्टर की पहली क्लास में, प्रोटीन हार्मोन्स को काम करने के लिए कोशिका की झिल्ली पर ग्राही चाहिए होते हैं, वो ग्राही निष्क्रिय हो जाते हैं। इस रोग में क्या होता है? हां, इंसुलिन के ग्राही क्या हो जाते हैं भाई? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इंसुलिन के ग्राही ही किस में निष्क्रिय हो जाते हैं? टाइप 2 डायबिटीज में। तो ध्यान है आपको, दो तरह की डायबिटीज देखी होगी आपने, एक में जिसमें मीठा खाने से मना करते हैं, कंट्रोल रखना पड़ता है शुगर, और एक डायबिटीज जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन आप किस में दोगे? जिसमें शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा हो, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा। टाइप 2 में तो इंसुलिन बन रहा है, बीटा सेल सही हैं, लेकिन उसके ग्राही ही काम नहीं कर रहे, तो इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं। इस डायबिटीज को केवल नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, शक्कर कम खा के, शक्करा ग्लूकोज कम लेकर अपने
इसका मुख्य कारण ही ओबेसिटी है। ये ओबेसिटी में वसा की परत जम जाती है इंसुलिन के ग्राही पर, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके ग्राही क्या हो गए, निष्क्रिय। ठीक है बच्चों, तो ये इंसुलिन की कमी के कारण मैंने बता दिया टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। अब देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हां, क्या बता रहा हूं, सुनो। लक्षण भाई, डायबिटीज इंसिपिडस अपन ने देखा था बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस देखा था, और अभी अपन ने डायबिटीज मेलाइटस देखा है। ठीक है, एक सेकेंड। हां, तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस कैसे पहचानोगे, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस? सुनो, इनमें समानताएं क्या होती हैं, इनमें समानता क्या है लक्षणों में? दोनों में अधिक मूत्रन का त्याग होता है। डायबिटीज मेलाइटस हो, डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों में ज्यादा मूत्र त्याग होता है। अधिक मूत्र त्याग को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। दोनों में अधिक प्यास भी लगती है, दोनों में अधिक प्यास भी लगती है, पॉलीडिप्सिया। बताया था मैंने, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब अधिक मूत्रन, 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा मूत्रन प्रतिदिन। पॉलीडिप्सिया अधिक प्यास लगना, ये दोनों में होगा। अब ये दोनों में होगा तो पहचान कैसे होगी भाई? दोनों में होगा तो पहचान कैसे होगी डायबिटीज और मेलाइटस और इंसिपिडस में? हां, तो डायबिटीज मेलाइटस में 3 लक्षण होते हैं। पॉलीफेजिया, अत्यधिक भूख लगना। हां, और याद है आपको उत्सर्जन तंत्र में बताया था, ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया, नीट में भी सवाल आया था। तो अत्यधिक भूख, ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया, ये लक्षण आपको केवल किस में दिखेंगे, डायबिटीज मेलाइटस में। तो डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस की पहचान, अगर ये तीनों लक्षण हैं, इसके साथ पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया के साथ ये तीनों लक्षण भी हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस का रोग है। और अगर केवल ये 2 लक्षण हैं और कोई ऐसे ये लक्षण नहीं हैं, तो वो कौन सा रोग, डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा रोग बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है डायबिटीज मेलाइटस में और डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटस के 2 टाइप्स बता दिए मैंने, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है चीज? हां, अब तीसरा हार्मोन क्या रह गया था अग्नाशय से, सोमैटोस्टैटिन। याद है ना, इसके बारे में भी क्या बताया था मैंने? सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से भी निकलेगा और अग्नाशय के डेल्टा सेल से भी निकलेगा। हाइपोथैलेमस का सोमैटोस्टैटिन वृद्धि हार्मोन को संदमित करता था और अग्नाशय का सोमैटोस्टैटिन, अग्नाशय का सोमैटोस्टैटिन किसका संदमन करता है भाई? ये जठर रस का संदमन करेगा और अग्नाशय के पाचन रस का भी संदमन करेगा। तो जठर रस और अग्नाशय के पाचन रस का संदमन कौन करेगा? सोमैटोस्टैटिन, जो कहां से निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा। क्लियर है बच्चों चीज? ये तो अपने पास अग्नाशय की बात हो गई। तो अग्नाशय में 3 सेल्स देख लिए, अल्फा, बीटा और डेल्टा।
हाँ, आपने एक चौथे सेल्स भी पढ़े होंगे, एक पीपी सेल्स भी होते हैं जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकालते हैं, बट उस पर अभी भी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पीपी सेल्स काम करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस पीपी सेल्स को नहीं मानते। ठीक है, तो पीपी सेल्स आपको नहीं पता होने कोई जरूरत नहीं। 3 सेल्स, अल्फा सेल्स, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स, इंसुलिन, डेल्टा सेल्स, सोमैटोस्टैटिन। जितना मैं बता रहा हूं उतना बहुत है। ठीक है भाई, फिर हम किसकी बात करेंगे आज? हाँ, आज हम नई ग्रंथि की बात करते हैं भाई, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स को हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, या हम हिंदी में कहते हैं बच्चों अधिवृक्क ग्रंथियां। ठीक है भाई, एड्रीनल ग्लैंड्स को हम अधिवृक्क ग्रंथियां या सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहां होती हैं? किडनी के ऊपर। अब किडनी तो आपको पता ही है, मेरी कैसी बनाता हूं मैं। हाँ, अब इन किडनी के ऊपर की तरफ ये रहे एक जोड़े। हाँ, ये बर्थडे कैप लग रही है तो, बट ठीक है यार, अब चित्र तो आपको पता ही है। ये क्या है? एक जोड़े अधिवृक्क ग्रंथियां। तो अधिवृक्क ग्रंथियों का एक जोड़ा कहां पर मिलता है? किडनी के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुनो, हां, इनकी उत्पत्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक्टो मीसोडर्मल उत्पत्ति होती है। मतलब अधिवृक्क ग्रंथियां है ना बच्चों, वो 2 जनन स्तर से विकसित हो रही हैं। 2 जनन स्तर से मतलब एक्टोडर्म और मीसोडर्म से। कैसे? सुन लो, ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां है ना, हां, इसका बाहर वाला हिस्सा, हां वो पता चल गया होगा, बाहर वाला हिस्सा वल्कुट क्षेत्र एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल मेड्यूला होता है ना। अधिवृक्क ग्रंथियों में बाहर वाला हिस्सा वल्कुट, कॉर्टेक्स मतलब वल्कुट वाला हिस्सा, और अंदर मेड्यूला वाला हिस्सा। तो वल्कुट और मेड्यूला, क्या काम? क्या काम? काम से पहले ये मीसोडर्म से व्युत्पत्त होगा और मेड्यूला एक्टोडर्म से व्युत्पत्त होगा। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियां किसके ऊपर हैं? किडनी के ऊपर हैं। किडनी के ऊपर हैं, इनकी उत्पत्ति 2 जनन स्तर से होती है, एक्टो और मीसोडर्म से। कैसे? जो बाहर वाला भाग है वल्कुट, वो मीसोडर्म से व्युत्पत्त होगा। अंदर वाला भाग जो मेड्यूला है वो एक्टोडर्म से व्युत्पत्त होगा। ठीक है, तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला, अब इन दोनों हिस्सों से हॉर्मोन्स निकलेंगे। मेड्यूला वाले क्षेत्र से भी हॉर्मोन्स निकलेंगे, वल्कुट वाले क्षेत्र से भी हॉर्मोन्स निकलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन भीतर वाला भाग एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करें बच्चों? अपन एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स। ठीक है, किसकी बात करें भाई? एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज भाई, सुनो, 2 हॉर्मोन्स एड्रिनल मेड्यूला से निकलेंगे। 2 हॉर्मोन्स कौन से निकलते हैं? हां, एपिनेफ्रिन कह दो या एड्रेनलिन कह दो, या नॉर एपिनेफ्रिन कह दो, या नॉर एड्रेनलिन कह दो। ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला से सुन लेंगे, एड्रिनल मेड्यूला से 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन।
नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, क्या क्या मतलब, सुनो। सबसे पहले ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, ये दोनों हार्मोन्स रूपांतरित अमीनो अम्ल का उदाहरण है। मतलब इसको आप कह दो अमीनो अम्ल व्युत्पित हार्मोन्स, है ना भाई, अमीनो अम्ल व्युत्पित हार्मोन्स। रासायनिक रूप से हमने देखे थे 4 प्रकार के हार्मोन्स, तो उनमें से अमीनो अम्ल से व्युत्पित हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन्स किस अमीनो अम्ल से व्युत्पित होते हैं? टायरोसिन से। दोनों हार्मोन्स किससे व्युत्पित होंगे? टायरोसिन अमीनो अम्ल से। तो पहली चीज भाई, ये दो हार्मोन्स एड्रिनल मेड्यूला से निकलेंगे। दोनों हार्मोन्स एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जिसे नॉर एड्रेनलिन कहते हैं, ये दोनों हार्मोन्स टायरोसिन अमीनो अम्ल से व्युत्पित होंगे। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, इन हार्मोन्स को कैटेकोलमीन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स को कैटेकोलमीन्स या जैव सक्रिय अमीन्स कहते हैं। तो आपसे पूछ लें अगर कि कैटेकोलमीन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलमीन्स कौन से हार्मोन्स हैं, तो ये दोनों। ये कैटेकोल बच्चों एक रिंग होती है, हाँ, एक अल्कोहल की वलय, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है कैटेकोल, जो इन दोनों हार्मोन्स में मिलता है। क्योंकि आपको मालूम होगा टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, याद है ना, टायरोसिन एरोमेटिक वलय वाला अमीनो अम्ल है। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल से ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं, तो इनमें भी वलय पाया जाता है और उस वलय को क्या कहते हैं? कैटेकोल। इसीलिए वलय को कैटेकोल कहते हैं। वो कैटेकोल वलय इन दोनों में है, इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहेंगे? कैटेकोलमीन्स। दोनों हार्मोन्स को क्या कहेंगे बच्चों? कैटेकोलमीन्स। तो दोनों हार्मोन्स किस अमीनो अम्ल से व्युत्पित हो रहे हैं? टायरोसिन से, और इन्हें क्या कहते हैं? कैटेकोलमीन्स या जैव सक्रिय अमीन्स। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है, देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी रसायन हार्मोन्स है, क्या ये सब रसायन है? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, स्टेरॉइड से बने हुए हैं और आयोडो हार्मोन्स है, सही। तो हमारे रुधिर में ये रसायन स्रावित होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, और कुछ रसायन हमारे तंत्रिका तंत्र में भी स्रावित होते हैं। 2 तरह के रसायन हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। ये जो हम व्यवहार इमोशंस की बात करते हैं ना, हमको चीजें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, हम खुश रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम जलन महसूस करते हैं, हम मोटिवेशन फीलिंग, ये जो सारी हमारी फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स हैं क्या? रासायनिक पदार्थ ही हैं। वो रासायनिक पदार्थ जो या तो रुधिर में प्रवाहित हो रहे हैं जिसे आप हार्मोन्स कहते हो, और या तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। तो हमारा जो बिहेवियर, व्यवहार है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो सब बायोलॉजिकली क्या है? बायोलॉजिकली वो हार्मोन्स हैं जो रुधिर में प्रवाहित हो रहे हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित होते हैं। कहते हैं ना, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। बच्चे को देखते ही मां की ममता जाग उठती है, तो वो मां की ममता मतलब क्या है? ऑक्सीटोसिन, जो दूध निष्कासन में काम कर रहा है। आपको खुशी मिलती है, खुश होता है व्यक्ति, डोपामीन, हाँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इमरजेंसी में आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट सब बढ़ जाते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आपका हर फीलिंग, हर व्यवहार जो है वो रुधिर में हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स नियंत्रित करते हैं।
तो अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए बच्चों क्योंकि ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों एकमात्र ऐसे रसायन हैं जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों के रूप में काम करते हैं। ये दोनों अगर ब्लड में प्रवाहित हो रहे हैं, रुधिर में प्रवाहित हो रहे हैं तो हार्मोन्स, और ये दोनों अगर तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं तो इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और वो आ भी चुका है, कि ऐसे रसायन का नाम बताओ जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स दोनों के रूप में काम करें, तो ये हार्मोन्स है ना। तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्या भाई, एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन्स व न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों क्या हैं, रुधिर में प्रवाहित हो रहे हैं तो हार्मोन्स, और तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित होंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। क्या काम करते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में काम करेंगे। इनको कैटेकोलमीन्स कहेंगे और ये टायरोसिन अमाइनो अम्ल से निर्मित होंगे। अब इनका स्त्रावन जो है ना बच्चों, हां, इनका स्त्रावन अनुकंपी तंत्र के माध्यम से होता है। याद है अनुकंपी तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग। हां, तो इनका स्त्रावन, एक नोट यहां पर और याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, कि एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन दोनों का स्त्रावन प्रत्यक्ष रूप से अनुकंपी तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, तो अनुकंपी तंत्र जो है, वो अनुकंपी तंत्र रुधिर में भी इन हार्मोन्स को फेंक सकते हैं एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा, और तंत्रिका तंत्र में भी ये प्रवाहित होंगे। इसीलिए ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में काम करेगा। अनुकंपी तंत्र एड्रिनल मेड्यूला को बोलेगा तुम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन फेंको, तो ये ब्लड में प्रवाहित होंगे, और अनुकंपी तंत्र तंत्रिका तंत्र में ही इनका स्त्रावन करेगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतनी भूमिका तो बांध दी अपन ने, सर इतने हार्मोन्स हैं, ये हैं वो हैं, बट करते क्या है। तो बच्चों ये आपातकालीन हार्मोन्स हैं। हां, सामान्य अवस्था में इनका कोई योगदान नहीं है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप बैठ के पढ़ रहे हो, अभी भी आपके अंदर कोई एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपातकालीन परिस्थितियां हो, है ना, आपातकालीन परिस्थितियों में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। आपको पता चला कि नीट का एग्जाम इस दिसंबर में हो रहा है ना, और एकदम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे यार, सड़क पे चल रहे हो, कुत्ता पीछे पड़ जाए, हार्ट बीट ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हॉरर फिल्म देखो, कोई डरावनी फिल्म देखो, कोई डराए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है, हार्ट बीट, श्वसन दर सब बढ़ जाती है। पता चला एक बिल्डिंग में वहां पर आग लग गई तो आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे भाग रहे हो, अफरा तफरी। ये सब आपातकालीन परिस्थितियां हैं। इन सब आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ जाते हैं। किन हार्मोन्स के कारण, इन दोनों हार्मोन्स के कारण, है ना भाई। तो इनको
दोनों एक ही काम करते हैं बच्चों, याद रखना, दोनों अलग अलग नहीं है, एक जैसा ही काम है। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आपातकालीन या जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन्स 3F हार्मोन्स कहलाते हैं। 3F क्यों भाई? अभी बताता हूं क्यों। हाँ भाई, अगर आप कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में ये हार्मोन्स काम करते हैं। डर लगता है अंधेरे रूम में या हॉरर फिल्म देखते हैं तब, फ्राइट में भाग रहे हो, कुत्ता पीछे पड़ गया या बिल्डिंग में आग लग गई ऊपर नीचे, तो इन सब तीनों अवस्थाओं में कौन से हार्मोन्स काम करेंगे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और क्या काम करेंगे इन सब अवस्थाओं में? करेंगे क्या? तो बिल्कुल सही, क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हार्ट बीट, हृदय स्पंदन बढ़ाएंगे। ये भाई एरो ऊपर का मतलब है बढ़ना, इतना तो क्लियर है ना, समझ लोगे भाई। हृदय स्पंदन एरो ऊपर किए हैं मतलब बढ़ना, हृदय स्पंदन को बढ़ाना। हृदय स्पंदन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, संवातन दर, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी। रोंगटे खड़े होते हैं ना, हाँ, उसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन। वो हॉरर फिल्म देखते हैं, डर लगते हैं तो ये रोम खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना, उसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन। पसीना आता है, हाँ, स्वेटिंग। डर लगता है तो पसीना आता है भाई, स्वेटिंग, हाँ। फिर पुतली सिकुड़ जाती है या फैल जाती है? पुतली फैलती है। पुतली फैलती है मतलब प्यूपिल डायलेशन। भाई अंधेरे में जाओगे, वो देखोगे अंधेरे में पुतली ज्यादा फैलेगी ना, ताकि जो भी प्रकाश मिल सके वो चला जाए। अंधेरे में पुतली फैलती है, ज्यादा उजाले में पुतली सिकुड़ जाती है। तो ये पुतली को क्या करते हैं? फैलाते हैं। और दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये क्या करेंगे सुनना। हृदय, पेशियों और मस्तिष्क में के रुधिर वाहिकाओं में अनुशीथिलन करेंगे। अनुशीथिलन मतलब उनको क्या करेंगे बच्चों? डायलेट करेंगे। देखो बच्चों, जब इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थितियां होंगी, आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय ज्यादा धड़केगा, पेशियों तक रुधिर सप्लाई ज्यादा चाहिए और मस्तिष्क को भी रुधिर सप्लाई ज्यादा चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों में इन तीनों अंगों को ज्यादा रुधिर या ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिएगी, इसलिए इनकी रुधिर वाहिकाओं में अनुशीथिलन होता है। त्वचा में, अच्छा, जब आपको आपातकालीन परिस्थितियों में भूख लगती है क्या? आपको जब डर लग रहा है, लड़ रहे हो, तो आपको भूख लगेगी क्या उस समय? नहीं ना। डर लगता है तो गला सूख जाता है, मतलब लार का स्त्रावन कम होता है, पाचन रस का स्त्रावन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती आपातकालीन परिस्थितियों में। हां, तो ये आहार नाल और त्वचा के रुधिर वाहिकाओं को क्या कर देंगे? संकुचित, है ना। तो यहां पर त्वचा व आहार नाल के रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेंगे। यहां पर ब्लड सप्लाई थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में इनकी जरूरत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में ज्यादा रुधिर
मस्तिष्क को, पेशियों को और हृदय को चाहिए, इसलिए इनकी रुधिर वाहिकाओं में अनुशीतलन करेंगे। तो ये सब अच्छा, ऑक्सीजन खपत बढ़ाएंगे भाई। एक और चीज लिख सकते हो, ऑक्सीजन खपत बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब किन के कार्य हो गए भाई? ये सब किन के कार्य हो गए? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के। क्या काम हो गया भाई? हृदय स्पंदन, रुधिर दाब, ब्रीदिंग रेट, रोंगटे खड़े होना, पुतली फैलाना, ऑक्सीजन खपत बढ़ानी, ये सब के सब आपातकालीन परिस्थितियों में किनके कारण? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के कारण। और इसलिए इनको क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन्स या 3F हार्मोन्स। ठीक है भाई, चलो ये तो बात हुई एड्रिनल मेड्यूला की भाई। अब बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, वल्कुट क्षेत्र के। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स में क्या याद रखोगे बच्चों? सबसे पहले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग याद रखने हैं। हां, 3 भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलते हैं बच्चों। 3 भाग कौन से? एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्या है भाई? सुनेंगे क्या बता रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं अब? एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब अधिवृक्क ग्रंथियों के जो बाहर वाला हिस्सा है। अधिवृक्क ग्रंथियों के बाहर वाला हिस्सा यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो 3 भाग होते हैं बच्चों हमारे पास। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? अधिवृक्क ग्रंथियों में सबसे बाहर वाला, अधिवृक्क ग्रंथियों में बाहर वाला भाग कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। मध्य वाला भाग कौन सा है? जोना फैसिक्युलेटा। और भीतर वाला भाग कौन सा है? जोना रेटिक्युलरिस। तो अधिवृक्क ग्रंथियों में या अधिवृक्क कॉर्टेक्स में 3 भाग हैं। बाहर वाला भाग ग्लोमेरुलोसा, मध्य वाला भाग फैसिक्युलेटा, अंदर वाला भाग रेटिक्युलरिस। इसको याद कैसे रखोगे? GFR। शॉर्ट में अगर भूल जाओ ना कौन सा भाग क्या है, तो GFR। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा था अपन ने। हां, तो GFR सबसे बाहर वाला भाग ग्लोमेरुलोसा, मध्य वाला भाग फैसिक्युलेटा और भीतर वाला भाग रेटिक्युलरिस। GFR से याद हो जाएगा। जो सबसे बाहर वाला भाग है बच्चों ग्लोमेरुलोसा, वो किसका स्त्रावन कर रहा है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। किसका स्त्रावन कर रहा है भाई? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जिसका उदाहरण है एल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिक्युलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्त्रावन करता है, जिसका उदाहरण है कॉर्टिसोल। और जोना रेटिक्युलरिस जो है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का स्त्रावन करता है, जिसके उदाहरण है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। अब ये सारे कॉर्टिकॉइड्स लिखे ना बच्चों, इसका मतलब ये सारे हार्मोन्स जो है ना, हां, ये सारे हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स के उदाहरण है। ठीक है भाई, यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट।
आपसे पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स जो हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, हां एड्रीनल मेड्यूला नहीं, कॉर्टेक्स वल्कुट वाला हिस्सा, एड्रीनल वल्कुट के सारे हार्मोन्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है भाई? स्टेरॉइड हार्मोन्स के। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहां से स्रावित हो रहा है बच्चों? ग्लोमेरुलोसा से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहां से स्रावित हो रहा है? फेसिक्यूलेटा से। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहां से स्रावित हो रहे हैं? रेटिक्युलरिस से। अब इनके काम देखने हैं। सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, एक एक करके काम देखेंगे भाई। सबसे पहले, सबसे पहले अपने पास आ जाता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन। याद है एल्डोस्टेरॉन का नाम पहली बार अपन ने कहां पढ़ा था? रास, याद है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एल्डोस्टेरॉन वही मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रेनिन के कारण स्रावित होता था। सही। अब देखो बच्चों, इसका काम क्या है? ये जो हार्मोन है ना, ये लवण का अवशोषण करता है। ये अंग्रेजी में इसे अपन कहते हैं बच्चों, ये एक सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है ना भाई? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन का मतलब लवण अवशोषण करने वाला हार्मोन है ना। वृक्क से सोडियम और क्लोराइड, लवण नमक क्या है? लवण मतलब सोडियम और क्लोराइड। तो ये वृक्क से सोडियम और क्लोराइड का पुनः अवशोषण करेगा। किसका पुनः अवशोषण करेगा? सोडियम और क्लोराइड का। तो इसका प्रमुख काम क्या है भाई? यह हार्मोन वृक्क से सोडियम व क्लोराइड आयंस का क्या करेगा भाई? पुनः अवशोषण करता है। तो अब ये क्या करेगा बच्चों? सोडियम और क्लोराइड का पुनः अवशोषण करेगा। तो सोडियम और क्लोराइड का पुनः अवशोषण होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से जल का भी पुनः अवशोषण करेंगे। कैसे? आपने नमक को, सोडियम और क्लोराइड को इसने रुधिर में ले आया, सोडियम और क्लोराइड का पुनः अवशोषण कर लिया। अब ये सोडियम और क्लोराइड किसका अवशोषण करेंगे? लवण नमक किसे खींचेगा? पानी को। तो इसके कारण जल का भी पुनः अवशोषण होगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जल का पुनः अवशोषण भी होगा। यही तो सवाल था नीट में, यही तो सवाल था, डायरेक्ट सवाल नहीं था, अप्रत्यक्ष सवाल हो गया भाई। डायरेक्टली तो ये सोडियम और क्लोराइड लवण का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन जब लवण का ये पुनः अवशोषण करेंगे, लवण जब रुधिर में आएगा तो वो लवण जल का भी पुनः अवशोषण करेगा। वो लवण जो है वो अब जल को खींचेंगे। ये हार्मोन किसको खींच रहा है? सोडियम और क्लोराइड को। और सोडियम और क्लोराइड उसके बाद किसे खींच रहे हैं? जल को। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जल के पुनः अवशोषण को भी प्रेरित करेगा। लेकिन प्रत्यक्ष, डायरेक्टली क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष रूप से क्या काम कर रहा है? लवण का अवशोषण कर रहा है। अच्छा, लवण का तो पुनः अवशोषण करेगा भाई, स्त्रावन क्या करेगा? मूत्र में। नेक्स्ट, यह हार्मोन एक और काम करेगा भाई, यह हार्मोन मूत्र में K+H+ एवं फॉस्फेट्स का स्त्रावन करता है ना। तो अगर आपके शरीर में या रुधिर में
K प्लस ज्यादा हो जाए, H प्लस ज्यादा हो जाए, फॉस्फेट ज्यादा हो जाए, तो ये मूत्र में उसको उत्सर्जित भी कर देता है। मतलब कौन सा संतुलन बनाए रख रहा है? आयनिक संतुलन या परासरण नियमन करता है। क्या रखता है भाई? आयनिक संतुलन बनाए रखता है। आयनिक संतुलन कैसे बनाए रख रहा है भाई? सोडियम और क्लोराइड लवण का तो पुनः अवशोषण कर रहा है, और अगर K प्लस, H प्लस और फॉस्फेट ज्यादा हो जाएं तो मूत्र में उनका उत्सर्जन प्रेरित करता है। तो आयंस लवण का पुनः अवशोषण कर रहा है और K प्लस, H प्लस और फॉस्फेट्स का उत्सर्जन प्रेरित कर रहा है, ताकि शरीर में क्या बना रहे? आयनिक संतुलन बना रहे। और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये लवण का पुनः अवशोषण कर रहा है, और इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से जल का भी पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से हार्मोन का काम है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, फिर दूसरा, हां, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन शरीर का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। इसको तो जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं इसको। क्यों? सुनो, देखो इसके कार्य क्या है ना, वो तो अपन लिख देंगे और आप याद भी रख लोगे, लेकिन ये कॉर्टिसोल हार्मोन बड़ा जरूरी है। मतलब एक स्टेटमेंट में आपको बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर क्या है? सुनो, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो बहुत दिक्कत है। क्या बोल रहे हो सर? जरूरी है, नहीं बनना चाहिए? सुनो, आप चाहोगे क्या कि आपको कभी दर्द हो, कभी कोई एक्सीडेंट हो, कभी कोई चोट लगे? नहीं चाहोगे ना। आप नहीं चाहोगे कि कभी जरूरत से ज्यादा आपको दर्द हो, जरूरत से ज्यादा कहीं आपको चोट लगे या कहीं आपका एक्सीडेंट हो, आप नहीं चाहोगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आपको कहीं बहुत चोट लगे, कहीं आप एक्सीडेंट आपका हो जाए, भगवान ना करे, कहीं पर आपको कुछ हो, तो उस समय आपके जीवन को बचाने वाला हार्मोन ये कॉर्टिसोल है। तनाव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? स्ट्रेस, हर बार मना करते हैं ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं लेना है। हां, लेकिन फिर भी आ जाए तो, फिर भी स्ट्रेस हो जाए तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में आपके शरीर को बनाए कौन रखता है? कॉर्टिसोल। आप समझ रहे हो? मैंने कहा ये नहीं बनना चाहिए आपके शरीर में। क्यों? अगर आप बहुत खुश हो, आपको कोई तनाव नहीं है, बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो, कोई चोट वोट नहीं लगी हुई, कोई आपात कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपका जीवन 100% बेहतर तरीके से चल रहा है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर जीवन में तनाव है, जीवन में दर्द है, चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी सारी परिस्थितियों में इसका होना बहुत जरूरी है। इसका होना बहुत जरूरी है। क्यों? सुनो, अब कॉमन शब्दों में क्या है? एनसीईआरटी के फंक्शंस तो मैं बताऊंगा, लेकिन कॉमनली आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, कॉमनली आपको पता होना चाहिए ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये क्या करता है? ये स्ट्रेस या तनाव, स्ट्रेस से जूझना या स्ट्रेस अब यार इतनी हिंदी आती है, ये निपटता थोड़ा सा गलत है यार, अब इतनी हिंदी चलेगी, ठीक है ना? एक्सेस से निपटता है। आपको ध्यान है बच्चों, जब कोई सिवियर एक्सीडेंट होता है या
अचानक से कोई बहुत तेज चोट लगती है तो कुछ सेकंड तक आपको दर्द महसूस नहीं होता, और कुछ सेकंड्स के बाद आपको मालूम चलता है कि यार हाँ यहां दर्द हो रहा है। होता है ऐसा, आप गाड़ी चलाते हुए गिर जाते हो तो अचानक से दर्द नहीं होता, कुछ सेकंड्स के बाद शरीर को दर्द महसूस होता है, अरे यार मेरे यहां लगी है, हाँ मेरे यहां दर्द हो रहा है। अचानक नहीं होता, कुछ समय बाद। इसका मतलब जब आपको एक्सीडेंट होता है या आप गिरते हो या कहीं चोट लगती है तो उस समय यह कॉर्टिसोल दर्द को रोक के रखता है, और फिर कुछ समय बाद आपको पता चलता है अच्छा यहां लगी है, यहां दर्द हो रहा है, यहां जलन हो रही है। हाँ, लेकिन दर्द को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। स्ट्रेस से लड़ने वाला, स्ट्रेस से निपटने वाला हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है ना? ये तो मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब फंक्शन कैसे याद रखने हैं, फंक्शन क्या है, तो वो तो अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ आ गई आपको। अब देखो बच्चों, तो दर्द को कम करने वाला, स्ट्रेस से निपटने वाला लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। अब है तो क्या, देखो लिखाऊंगा तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इतना समय नहीं है, बट फिर भी सुन लो। ये जो कॉर्टिसोल है ना बच्चों, ये है तो किस तरह का हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। किस तरह का हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब ये ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा। रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कैसे बढ़ाएगा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा बच्चों? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो यहां पर अपन काम लिख ही लेते हैं बच्चों, टाइम में हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कॉर्टिसोल के कार्य लिख रहे हैं। तो कॉर्टिसोल का सबसे प्रमुख कार्य ये किसको प्रेरित करेगा भाई? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। और लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस का मतलब आपको पता चल गया ना, वसा अपघटन। व प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है। तो क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में लिखा चुका हूं, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस का प्रेरण क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है भाई। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को क्या प्रेरित कर रहा है? कॉर्टिसोल हार्मोन प्रेरित कर रहा है, ठीक है। दूसरा कार्य यहीं पे लिख लें, दूसरा कार्य अमीनो अम्ल के कोशिकीय अवशोषण को रोकता है। ये क्या करता है? ये कोशिकाओं या कोशिका अमीनो अम्ल ना ले सके, ये काम करता है। क्यों कोशिका अमीनो अम्ल क्यों नहीं ले? क्योंकि अमीनो अम्ल जब रुधिर में रहेंगे ना बच्चों, तो जहां पर चोट लगी है वहां पर मरम्मत की जरूरत होगी। तो ये सारे अमीनो अम्ल को मरम्मत के लिए चोट जहां लगी है, जहां दर्द हो रहा है, वहां पे भेजेगा। भाई इसको मालूम चल गया शरीर में दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है तो मरम्मत करनी है, तैयारी करनी है। तो मरम्मत की जगह पर, दर्द को कम करने की जगह पर ये अमीनो अम्ल को भेजेगा और कोशिकाओं को बोलेगा अभी अमीनो अम्ल मत रखो यार, मुझे वहां पर चोट लगी है वहां पर भेजना है, वहां दर्द हो रहा है अमीनो अम्ल को वहां पर भेजना है। अभी कोशिकाएं अमीनो अम्ल का यूज ना कर सके, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो आज हमने कॉर्टिसोल के दो मुख्य कार्य देखे हैं। अगले लेक्चर में, हां आज इतना ही समय है, अगले लेक्चर में इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। हॉर्मोन्स के फंक्शंस अपन ने देखे हैं, कॉर्टिसोल उसके और कार्य जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना भाई। कॉर्टिसोल के अपन ने दो कार्य देखे हैं,
इसके और कार्य भी हैं कॉर्टिसोल के, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।